Hi everyone, Lisha Roy this side. So in general, pathology is a very vast topic. Okay, but reading general pathology is very interesting too. How I will make the 2017 AIPG paper easy for you for the general pathology. These are my dental pulse notes which will help you to identify the questions which generally appear in exam. So the first point is where one means why in apoptosis the cellular swelling is not seen. हम लोगों को apoptosis में cellular swelling क्यों नहीं दिखता है? पहला पॉइंट तो इसमें हम लोगों को इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो हम लोग का जो सेलुलर स्वेलिंग होता है ये हम लोगों का एक रिवर्सिबल इंजरी होता है, पर एपोप्टोसिस हम लोग का इरिवर्सिबल इंजरी होता है, इसलिए हम लोग को सेलुलर स्वेलिंग एपोप्टोसिस में नहीं दिखता। सेकेंड पॉइंट हम लोगों को बताता है कि हम लोगों का क्या क्या चेंजेस होता है एपोप्टोसिस में। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन और न्यूक्लियस फ्रैगमेंटेशन ये दो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म में ब्लेब्स बन जाते हैं, एपोप्टोपिक बॉडीज बन जाते हैं, और एपोप्टोपिक जो सेल्स होते हैं वो अपेयर होते हैं हम लोग का राउंड ओवल मास का, एज वेल एज उसमें हम लोगों का इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म भी बनता है। उसमें हम लोग का डेंस पर्पल न्यूक्लियर क्रोमैटिन फ्रैगमेंट्स दिखते हैं। उसमें माइक्रोफेजेस के द्वारा हम लोगों का फैगोसाइटोसिस हो जाता है सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरा इसमें इंटैक्ट रहता है, एज वेल एज इसमें कोई भी टाइप का इन्फ्लामेशन नहीं शो होता है। ठीक इससे थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को रिवर्सिबल फीचर्स में दिखेगा, जैसे कि उसमें हम लोग का सेलुलर स्वेलिंग्स में जनरलाइज स्वेलिंग होता है, और सिर्फ सेल का ही स्वेलिंग नहीं ऑर्गेनली का भी स्वेलिंग होता है। एटीपी का बनना बंद हो जाता है और हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग दिखता है, एज वेल एज जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच्ड हो जाते हैं और हम लोग का क्लम्पिंग हो जाता है क्रोमैटिन में। अदर फैटी चेंज हम लोग का रिवर्सिबल में ये दिखता है कि साइटोप्लाज्म में हम लोग को छोटे छोटे लिपिड के वैक्यूल्स दिखते हैं। हम लोगों को इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हम लोगों को सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लाइसोसोम्स का, दैट कि लाइसोसोम्स हम लोगों का स्वेलिंग और डिसरप्शन दोनों हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुइसाइडल बैग्स है। एज वेल एज यहाँ पे हम लोगों के डेंसिटीज़ दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, एंड हम लोगों का इसमें न्यूक्लियर चेंजेस दिखता है जिसमें न्यूक्लियर का क्रोमैटिन हम लोगों का कंडेंस होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं काइनोसिस, और हम लोगों का ये अंडरगो मतलब जा सकता है डिसोल्यूशन में या फ्रैगमेंटेशन में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैरियोलाइसिस, और छोटे छोटे ग्रैन्युलर क्लम्प्स बन सकते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग जो आयरन ऑब्जर्व करते हैं 10% सिर्फ हम लोगों का जो आयरन है वही एब्जॉर्ब होता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों का जो आयरन एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्यूडेनम में होता है, जो कि हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होने के बाद ये हम लोगों का अपर जेजेनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ कम टू योर फोर्थ पॉइंट कि न्यूरो एंडोक्राइन रेस्पॉन्स कैसे होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन जो रेस्पॉन्स होते हैं वो हम लोगों का इंजरी में एज वेल एज क्लिनिकल अगर कोई भी क्रॉनिक अगर हम लोग को डिजीज़ हो तब हम लोग को दिखते हैं। ये हम लोग को दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में हम लोगों को क्या क्या दिखता है? एक्यूट में हम लोगों को एक्टिवली सिक्रेटिंग पिट्यूटरी दिखता है, जो कि हम लोगों के रेगुलेटरी जो हार्मोन होते हैं जैसे कि कॉर्टिकोसोल, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, इनको ये रेगुलेट करता है और वहीं पे हम लोगों का प्रॉब्लम शुरू करता है, और ये शॉर्ट टाइम का होता है और ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। जबकि क्रॉनिक फेज में हम लोग का हाइपोथैलेमिक सप्रेशन होता है, और इसमें जो लो सेरम होता है उसके रेस्पेक्टिव ऑर्गन हॉर्मोन्स में, इसीलिए इसमें क्रॉनिक वेस्टिंग या क्रॉनिक चेंजेस दिखता है।
आप कुछ हार्मोन के नाम मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता है हम लोगों का, अगर हम लोगों का क्रॉनिक फेज में एसीटीएच या ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण हम लोगों को एडिपोसाइट लाइपोसाइसिस होता है। जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, वो पतला दिखता है। एडिपोसाइट फैट सेल्स, उसका हम लोग को लाइपोलाइसिस होता है। वैसे ही जो सेकंड जो है वो होते हैं हम लोग का इंक्रीज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकोसॉल। अगर हम लोग का कॉर्टिकोसॉल और एड्रेनलिन अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब हेपेटिक लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनना बढ़ जाता है, तो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। अगर हम लोगों का ग्लूकागॉन बढ़ता है तो उसके कारण हेपेटिक एक्यूट फेज प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें हम लोगों का हेपेटिक एक्यूट फेज मतलब कि लीवर में थोड़े टाइम के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोगों का इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8 अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण हम लोग को होते हैं पायरेक्सिया। जबकि अगर हम लोगों का इंसुलिन अगर डिक्रीज हो जाता है या फिर हम लोगों का IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन T3 अगर हम लोगों का डिक्रीज हो जाता है तो उसके कारण हम लोगों का बनता है हाइपर मेटाबॉलिज्म। उसके कारण हम लोग का बनता है हाइपर मेटाबॉलिज्म। नाउ कुछ एक्यूट रिस्पॉन्सेस के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। जैसे कि आपने ये पॉइंट को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें यही समझ में आएगा कि ये पूरा पैराग्राफ ये बता रहा है हम लोगों को कि जो एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है ये एक प्रोमिनेंट सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब उसको लोकल या फिर सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस हो और उसमें हेमियोस्टेसिस हो। किसके कारण? अब शॉर्ट टाइम कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन, टिश्यू इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत सारे हम लोग के जो रिस्पॉन्स होते हैं टिश्यू के, ये अपने आप इनिशिएट हो जाते हैं और इसी को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स बोलते हैं, मेटाबॉलिक एंड साइटोकाइन रिस्पॉन्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्यूट न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स एंड एक्यूट साइटोकाइन रिस्पॉन्स। एक्यूट न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस, ACTH हम लोगों का इसमें बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोसोल, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, मतलब कि हम लोगों का जो कंपनसेटरी जो हार्मोन्स है वो एक्यूट में बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग को इंसुलिन रिड्यूस हो जाता है, एज वेल एज T3 और हम लोग का टेस्टोस्टेरोन भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को होता है हाइपर मेटाबॉलिज्म। अगर हम लोग का वही चीज़ अगर हम लोगों का एक्यूट साइटोकाइन रिस्पॉन्स होता है तो उसके कारण हम लोगों का इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग का होता है पायरेक्सिया। अब एक पॉइंट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा BDS के दिनों में भी कि आपका सैमोमा बॉडीज़ क्या होता है। तो सैमोमा बॉडीज़ हम लोगों का छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कैल्सिफिक कलेक्शंस होते हैं। इसके कारण हम लोगों को डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है और इसी के कारण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये पैपिलरी कार्सिनोमा का। यही हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पैपिलरी कार्सिनोमा का। अब हम लोग आ जाते हैं टोल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, कि टोल लाइक रिसेप्टर हम लोगों को क्या होता है। इस पूरे पैराग्राफ में ये हम लोगों को बताया है कि जो टोल लाइक रिसेप्टर होता है वो हम लोग का पैटर्न होता है रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स का, कि उससे मतलब कि TLRS से हम लोगों का रिकॉग्नाइजेशन होता है। किस चीज़ का ये रिकॉग्नाइजेशन होता है कि कोई भी पैथोजन एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है कि नहीं है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पैम्स PAMPS, जो कि एक्सप्रेस करता है वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस एजेंट को। तो TRL
जो होता है ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को, जो कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट. They play an important role in induction of the innate immunity. They are single membrane spanning non-catalytic receptor usually except in the membrane of leukocyte including the dendritic cells, macrophages, nature killer cells and adaptive immunity. कहने का मतलब है कि जो TLRS होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इंडक्शन ऑफ द इनेट इम्यूनिटी में. मतलब कि इनेट इम्यूनिटी को हम लोग को इसको रोकना है. ये जो TLRS होता है ये हम लोग का सिंगल होता है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग होता है और नॉन कैटालाइटिक रिसेप्टर्स होते हैं. यूजुअली ये जो एक्सप्रेस होता है ये हम लोग का मेम्ब्रेन्स में एक्सप्रेस होता है ल्यूकोसाइट्स का. अब ल्यूकोसाइट्स में क्या क्या होता है, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी, T and B lymphocytes एंड नॉन इम्यून सेल्स. एज वेल एज ये हम लोगों का इपिथीलियम एंड एंडोथीलियल सेल्स में भी दिखता है, एज वेल एज हम लोग को ये फाइब्रोब्लास्ट में भी दिखता है. अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा एंथ्रैक्स के बारे में पढ़ने के लिए कि इसमें हम लोग का एंथ्रैक्स पे क्या क्वेश्चन आया था और हम लोग को एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दिया गया है. तो क्वेश्चन हम लोग को ये आया था कि मैलिग्नेंट पिस्यूल ऑकर्स इन, द ऑप्शन था एंथ्रैक्स इन्फेक्शन, एपिथीलियोमा, मेलेनोमा एंड टेटनस. तो आंसर होता है इसका एंथ्रैक्स इन्फेक्शन. अब मैलिग्नेंट पिस्यूल्स क्या होता है और एंथ्रैक्स क्या होता है. तो जो एंथ्रैक्स होता है वो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेटरी लीजन्स होता है स्किन में और हम लोगों के जीआईटी में. ये कॉज करता है बैसिलस एंथ्रासिस के कारण. मैलिग्नेंट पिस्यूल इज फॉर्म ऑफ द एंथ्रैक्स इन्फेक्शन दैट बिगिंस एज एन पैप्यूल विच बिकेम एन वेसिकल एंड ब्रेक्स इनटू डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिन. कहने का मतलब है जो हम लोग का एंथ्रैक्स होता है वो हम लोगों का एक नेक्रोस्ड इन्फ्लामेटरी लीजन होता है स्किन में या फिर जीआईटी में. यह हम लोगों का जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस. और इसमें जैसे कि क्वेश्चन ने भी बताया था कि इसमें हम लोग को मैलिग्नेंट पिस्यूल मिलता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एंथ्रैक्स इन्फेक्शन है. ये होता है ये जो बिगिन होता है जो पैप्यूल जो कि धीरे धीरे जाके वेसिकल्स में बनता है और ये हम लोग को डिस्चार्ज हो जाता है. जैसे ही इसका ब्रेकडाउन डिस्चार्ज होता है तो उसमें हम लोग के टॉक्सिन्स निकलते हैं. अब इसका सिम्टम क्या है, जैसे कि सिप्टिसीमिया. और सिप्टिसीमिया हम लोगों को वोमिटिंग्स में एज वेल एज हाई फीवर एज वेल एज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना और हम लोगों को इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इट मे कॉज डेथ. दैट मीन्स इट इज़ फैटल. नाउ कम टू योर 8th पॉइंट कि हम लोगों का जो टर्म है सिजेशन ये क्या है. तो सिजेशन जो क्वेश्चन था वो ये था कि सिजेटिंग नेक्रोसिस इज सीन इन लेप्रोसी, टीबी, सार्कोइडोसिस एंड इन्फाक्ट. तो द आंसर विल बी टीबी. अब सिजेटिंग नेक्रोसिस हम लोग किसको बोलते हैं, जो सिजेटिंग नेक्रोसिस होता है या फिर जो सिजेशन होता है ये जो नाम ही है ना इसका मतलब हम लोगों का होता है एक ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नेक्रोटिक मटेरियल का जो कि हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस में दिखता है. ऑल्दो सार्कोइडोसिस डिजीज में भी दिखता है पर वो हम लोगों का नॉन नेक्रोटाइजिंग या नॉन सीजिएटिंग होता है, मतलब कि एकदम ही अपोजिट. और ये हम लोग का मल्टीपल ऑर्गन ऑफ द बॉडी साइट में दिखता है एज वेल एज इसमें नेक्रोसिस भी हो सकता है. जो नेक्रोसिस जो होता है ये हम लोगों का माइन्यूट इन क्वांटिटी व्हेन कंपेयर्ड टू द ट्यूबरक्लोसिस ओके या फिर टीबी.
नाउ कम टू योर नाइन्थ क्वेश्चन कि हम लोगों को नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या बता रहा है। तो नाइन्थ क्वेश्चन हम लोगों का AIPG 2017 में ये पूछा गया था कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ऑकर इन विच फेज, कि जो नॉन डिसजंक्शन होता है ये हम लोग को कौन से फेज में दिखता है। तो ये हम लोगों को मेटाफेज में भी दिखता है। ये हम लोगों ने बेसिक लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो नॉन डिसजंक्शन होता है वो एक फेलियर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का या फिर सिस्टर क्रोमैटिन का, जो कि हम लोगों का सेपरेट हो जाता है प्रॉपरली सेल डिवीजन के दौरान। इसके कारण हम लोगों को डॉटर सेल्स बनते हैं, बट उसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर रहता है जिसको कि हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसके कारण सम गेमेट्स और सेल्स में हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड अदर्स में हैव एन मिसिंग क्रोमोसोम। The usual cause of aneuploidy or non-disjunction is the anaphase lag. अब एनाफिस लैग क्या होता है? ये एक फॉर्म होता है नॉन डिसजंक्शन का इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन विच वन क्रोमोसोम इज मियोसिस। अब एनाफिस लैग में हम लोगों का इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है। कैसे? इसमें जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें हम लोग का मियोसिस होता है और उसमें हम लोग का क्रोमैटिड जो माइटोसिस होता है वो फेल हो जाता है। कहाँ पे? पोल में इसके डिवाइड करते टाइम, एंड लेफ्ट आउट विद द न्यूक्लियस ऑफ डॉटर सेल। इसके रिजल्ट से वन नॉर्मल डॉटर सेल एंड अदर मोनोसॉपिक फॉर मिसिंग क्रोमोसोम हम लोगों को दिखता है। नाउ कम टू योर 10th पॉइंट, दैट इज योर लाइपोफ्यूजन। अब 10th क्वेश्चन हम लोगों को ये पूछ रहा था कि जो एंडोजेनस वेट टेयर पिगमेंट है ये कौन है। तो इसका आंसर है हम लोगों का लाइपोफ्यूजन। ठीक है, जो हम लोगों का वेट टेयर पिगमेंट के कारण होता है या एंडोजेनस होता है उसको हम लोग लाइपोफ्यूजन बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लाइपोफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये पैराग्राफ हम लोग को ये बता रहा है कि जो लाइपोफ्यूजन है उसको हम लोग एजिंग पिगमेंट बोलते हैं या फिर वेट टेयर पिगमेंट या फिर बायोलॉजिकल गार्बेज बोलते हैं। ये एक ब्राउनिश येलो कलर का पिगमेंट है जो कि हम लोग का पोस्ट माइटोटिक सेल्स में जैसे कि न्यूरॉन्स, कार्डियो मायोसाइट्स का स्केलेटन मायोसाइट्स और स्लोली ड्राइविंग सेल्स जैसे कि ग्लिया सेल्स और हेपेटोसाइट्स में हम लोग को दिखता है। जो पिगमेंट है वो हम लोग का इंट्रासेलुलर एंडोजेनस होता है। ये जो पिगमेंट है इसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाते नॉर्मल लाइसोसोमल डिग्रेडेशन या फिर एक्सोसाइटोसिस से। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा है कि इसमें से कौन सा, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। तो एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन कौन सा नहीं है? दैट इज योर इंटरल्यूकिन 18। अब इंटरल्यूकिन 18 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें ये बोला है कि जो इन्फ्लामेटरी या फिर प्रो इन्फ्लामेटरी ये क्या चीज़ होता है। जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन ये क्या चीज़ होता है? जो साइटोकाइन होता है ना वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि हम लोगों का इम्यून सेल्स उसको एक्सक्रीट करता है टी सेल्स और मैक्रोफेजेस के मदद से। सर्टेन अदर सेल टाइप्स होते हैं जिसके कारण हम लोग का इन्फ्लेमेशन होता है। ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम लोग का प्ले करता है किसमें? इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाने में। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस करता है और इसमें रेगुलेट करता है अप रेगुलेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को। ये हम लोग का इंटरल्यूकिन 1, 12 और 18 में हम लोग को मिलता है, एज वेल एज हम लोग को ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर भी हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि साइटोकाइन जो होता है एक सिग्नलिन मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही कोई हम लोगों को एंटीजन घुसता है तो टी सेल्स और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? साइटोकाइन निकालने लग जाते हैं। और ये एक ऐसा सेल टाइप है जिसके कारण हम लोग को इन्फ्लामेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। और जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है ये प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है और ये हम लोग के इन्फ्लामेटरी रेगुलेशन को पूरे को कंट्रोल करके रखता है। एग्जाम्पल क्या है? इंटरल्यूकिन IL, तो IL-1 होता है, 12 होता है, 18 होता है और हम लोगों का ट्यूमर का नेक्रोटाइजिंग फैक्टर हम लोगों को दिखता है। नाउ कम टू योर 11th पॉइंट का भी हम लोगों के पास और 2-3 पॉइंट है। उसमें हम लोग को ये बता रहा है कि और कौन कौन से सेल्स होते हैं साइटोकाइन, जैसे कि IFN गामा एज वेल एज हम लोग को ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेजेस एज वेल एज हम लोग को ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेजेस। अब एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल हम लोग का
IL-4, IL-10 and IL-13, IFN alpha and transforming growth factor, that is your TGFB. नाउ कम टू योर 12th क्वेश्चन कि हम लोग का 12th क्वेश्चन क्या हम लोग को बताता है। तो 12th क्वेश्चन हम लोग को ये बताता है कि एक सिंड्रोम है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ये हम लोग को कौन से क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है, तो ये हम लोग का 5th क्रोमोसोम के कारण होता है। अब थोड़ा सा इस सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले कि क्रायो-चैट सिंड्रोम को हम लोग क्रोमोसोम 5 डिलीशन सिंड्रोम या फिर 5p माइनस सिंड्रोम या फिर जेलेन्यूस सिंड्रोम ये खूब भी बोलते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल का डिलीशन हो जाता है पी आर्म से। इसको हम लोग नेम देते हैं फ्रेंच टर्म, दैट इज़ योर कैट क्राई या फिर कॉल ऑफ कैट। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा जो रोता है वो बिल्ली के तरह रोता है, इसलिए हम लोग इसको क्राइको कैट सिंड्रोम बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग का 13th क्वेश्चन में कि 13th क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा था कि कौन सा मेन क्लिनिकल फीचर है प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड थेरेपी में। तो आंसर है हम लोगों का थ्रोम्बोसिस। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता क्या है? इसमें हम लोगों को थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब खून का जम जाना। बहुत सारे हम लोगों के मिसकैरेजेस होते हैं। इसमें हम लोगों के कार्डियक वॉल्व जो होता है हार्ट में, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी एंटीफॉस्फोड एंटीबॉडीज होते हैं। दिस सिंड्रोम ऑकर इन 2 टाइप्स, अ प्राइमरी फॉर्म विथ नॉट विच इज़ नो एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक डिजीज। ये जो सिंड्रोम होते हैं ये हम लोग के 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग का प्राइमरी फॉर्म जो कि हम लोग का एसोसिएटेड नहीं होता सिस्टेमिक डिजीज से, जबकि एक होता है हम लोग का सेकेंडरी फॉर्म जिसमें हम लोग का सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस भी दिखता है, या फिर हम लोगों को ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज से भी हम लोग का ये सिम्टम्स अपना दिखता है। मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस सिंड्रोम का? ये हम लोग का एक टेंडेंसी है जिसके कारण हम लोग को बोथ वेनस एंड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हम लोग को दिखता है। अब हम लोग आ जाते हैं लो लेवल फॉर्म में कि लो लेवल क्या है। तो जो लो लेवल फॉलिक एसिड या फिर विटामिन 12 है, इसके कारण हम लोग को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लो लेवल फॉलिक एसिड या फिर विटामिन 12 के कारण हम लोगों को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नाउ कम टू योर 15th क्वेश्चन कि हम लोग को 15th क्वेश्चन क्या आया था। तो 15th क्वेश्चन हम लोग को ये पूछा था कि जो एप्लास्टिक क्राइसिस है सिकल सेल एनीमिया का कंपेयर टू द हेमोलाइटिक क्राइसिस, वो हम लोगों को कैसे दिखता है? ठीक है, तो वो हम लोग को तभी दिखता है एप्लास्टिक क्राइसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जब रेटिकुलोसाइट्स अपने आप हम लोगों के कम हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि एप्लास्टिक क्राइसिस बोल क्या रहा है। तो एप्लास्टिक क्राइसिस हम लोगों को ये बोल रहा है कि एक कांस्टेंट फीचर है सिकल सेल एनीमिया का। इसको हम लोग को हमेशा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हेमोलाइटिक एनीमिया से। जो एप्लास्टिक क्राइसिस है ये एक टेम्पोररी सिजेशन है रेड सेल प्रोडक्शन का, क्योंकि ताकि जो रेड सेल है उसका जो सर्वाइवल टाइम है पेशेंट में सिकल सेल डिजीज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाए और एब्सेंस इन द एडिकुलेट रेटिकुलोसाइट। द CBCs reveals the lower than the relative normal hemoglobin and decrease into reticulocyte count. Aplasia usually persists for 5 to 10 days. Increased reticulocyte percentage या फिर reticulocytosis are seen in the hemolytic disorders. अब हम लोग आ जाते हैं इसके 16th क्वेश्चन में कि इसका 16th क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है। तो हम लोग का 16th क्वेश्चन ये बोलता है कि कफर सेल्स हम लोग को क्या दिखते हैं। तो ऑब्वियसली कफर सेल्स हम लोगों को लीवर में ही दिखता है। ये एक लीवर मैक्रोफेज में होता है, स्कैवेंजर सेल्स होता है। ये हम लोग को पर्टिकुलर मटेरियल को रिमूव करने में काम आता है। 80 to 90% टिश्यू मैक्रोफेजेस में ही हम लोग को दिखता है और रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम और अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15% हम लोग का टोटल लिवर सेल पॉपुलेशन में रहता है। ये हम लोग का पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है एज वेल एज लिवर इंजरी में भी इन्वॉल्व होता है और हम लोग का केमिकल सब्सटेंस जैसे कि टॉक्सिन्स एंड फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स में भी इन्वॉल्व होता है। फिर हम लोग का 17th क्वेश्चन हम लोग का म्यूरल थ्रोम्बाई के ऊपर है। क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल मतलब कि ट्रू अबाउट म्यूरल थ्रोम्बाई इज ऑप्शन इज कॉमन इन द स्मॉल ब्लड्स ऑफ द हार्ट, अपीयर डार्क इन कलर एंड occur in the large vessels like the heart, aorta and commonly seen in lungs। तो ये इसका आंसर है। जो म्यूरल होता है वो हम लोग को हार्ट या फिर ओटा में दिखता है। अब थोड़ा सा म्यूरल थ्रोम्बाई के बारे में पढ़ लिया जाए। तो म्यूरल थ्रोम्बाई क्या है? म्यूरल थ्रोम्बाई एक रेसिडेंट लीवर
ये हम लोगों का ये हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है उसके साथ चिपका हुआ रहता है। ये हम लोग के हार्ट चेम्बर्स में रहता है, लार्ज वेसल्स में रहता है जैसे कि ऑर्टा। ये हम लोग को ब्लड फ्लो होने से रोकता है और ये ब्लॉक कर देता है। इसके कारण हम लोग को ग्रे रेड कलर का हम लोग को ये दिखता है और ऑल्टरनेट लाइट और डार्क रिंग्स दिखता है जैसे कि लाइन्स ऑफ जैन इसमें दिखता है। इसमें हम लोग को बैंड्स दिखता है और ये इंट्रैप करता है ब्लड सेल्स को और रेड ब्लड सेल्स को। नाउ कम टू योर यूरर रॉड्स कि हम लोग का यूरर रॉड्स क्या होता है। 18th क्वेश्चन हम लोगों का ये था कि द यूरर रॉड्स आर सीन इन विच AML। तो यूरर रॉड्स एक हॉलमार्क है AML का मतलब एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का। ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों को दिखता है मैलिग्नेंट सेल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स में, स्पेशली माइलोब्लास्ट में। ये एक लीनियर ग्रुप है प्राइमरी एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स का। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का जो फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में क्या बोलता है। अगर हम लोग का मिनिमल डिफ्रेंशिएशन हो तो उसका कोई फीचर नहीं दिखता। अगर हम लोगों का एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो मिनिमम मैच्योरेशन के टाइम में तो उसमें हम लोग को माइलोब्लास्ट मैच्योर दिखता है। M2 का मतलब होता है कि हम लोग का एक्यूट माइलोब्लास्ट ल्यूकेमिया है और उसमें मिनिमल मैच्योरेशन नहीं, बहुत ज़्यादा मैच्योरेशन है, तो वहाँ पे हम लोग को यूर रॉड्स दिखता है जो कि हम लोग का क्वेश्चन है और ये हम लोग का कॉमनेस्ट टाइप है। और M3 में हम लोगों को एक्यूट प्रोमाइलोटिक ल्यूकेमिया दिखता है जो कि हम लोग एसोसिएटेड करते हैं DIC से, और ये जो रॉड्स होते हैं वो भी हम लोगों को दिखता है। इसमें सिर्फ M3 नहीं, इसमें हम लोगों का M7 तक है। तो M7 में हम लोगों को ये बता रहे हैं, सॉरी M4 में हम लोगों को ये बता रहे हैं कि M4 इज़ एन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिखता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया दैट इज M4, जिसमें कि हम लोगों को बोथ मायोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। M5 भी हम लोगों का एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है जिसमें हम लोग का टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन और ऑर्गेनोमेगाली होता है। M6 होता है हम लोग का एक्यूट इरेथ्रोमॉइड ल्यूकेमिया जिसमें हम लोग का एबनॉर्मल इरेथ्रॉइड एंड प्रिकर्सर दिखता है। और M7 होता है हम लोग का एक्यूट मेगालोकार्योब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो कि कॉमन होता है AML in the Down syndrome में। Okay, so this is the classification of your AML. This is we have to mug up. Okay, now come to your 19th सेशन दैट इज़ योर ल्यूपस वल्गैरिस। तो 19th क्वेश्चन ये था कि ल्यूपस वल्गैरिस हम लोग को दिखता कहाँ है। तो इट्स वेरी कॉमन, ल्यूपस वल्गैरिस हम लोग को कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस में दिखता है, प्राइमरी इन्फेक्शन में दिखता है, और योर स्क्रॉफुल टर्मा हम लोगों के इसमें दिखता है। एक स्किन कंडीशन है जो कि हम लोग को ट्यूबरक्लोसिस में ही दिखता है जब हम लोग का स्किन डायरेक्ट एक्सटेंशन में आता है, और यूजुअली हम लोग का ट्यूबरक्लोसिस लिम्फ एडिनाइटिस हो जाता है। फिर 20th क्वेश्चन हम लोग को ये बता रहा है कि पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है। तो पर्निशियस एनीमिया तब होता है जब हम लोग का लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है और ये नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 का। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्लाज्मा ग्लूकोज हम लोग को कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 22 का, तो 22 में क्वेश्चन ये है कि टू नो द लॉन्ग टर्म डायबिटिक स्टेटस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का C, दैट इज योर ग्लाइसिनेटेड हीमोग्लोबिन। कोई भी प्लाज्मा ग्लूकोज अगर कंसिस्टेंटली एलिवेटेड है, मतलब डायबिटीज़ हो ही रहा है, यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज होता है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का, और ये ऑल्टरनेशन रिफ्लेक्ट करता है हम लोग का ग्लाइसेमिक हिस्ट्री में 2-3 मंथ में क्या क्या ग्लाइसेलेशन हुआ है, और हम लोग का जो 120 डेज़ में क्या क्या ग्लाइसिनेशन हुआ है सब कुछ दिखाता है। जो ग्लाइसिलेटेड या ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स होते हैं वो हम लोग को यूज़ होता है डायग्नोसिस करने में स्टेटस लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक एक्सपोजर को। नाउ कम टू योर 23 नंबर क्वेश्चन कि हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। इसका पहले मैं आपको क्वेश्चंस में आपको पढ़ देती हूँ कि 23 क्वेश्चन ये है कि ऑफिस tonus is seen in, so it's a very common question, that is your tetanus. Now come to your question number 24. Aneuploidy is seen in which of all except, तो सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। ट्राइसोनोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 एंड 13, ट्राइसोनोमी 21, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम। तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एन्यूप्लॉइडी होता क्या है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि मतलब जो कि एग्जैक्ट मल्टीपल हैप्लॉइड नंबर नहीं है,
विच इज़ एनिप्लॉयडी हम लोग का एग्जैक्ट मल्टीपल हैप्लॉइड नंबर नहीं है। जैसे कि हाइपोडीलाइपॉइड का हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं 22n1 दैट इज योर 45 क्रोमोसोम। 45 क्रोमोसोम में 2n के साथ 1 के साथ जुड़ा है, एज वेल एज 47 क्रोमोसोम में 2n के साथ +1 के साथ जुड़ा है। तो ये अलग अलग हम लोगों का एग्जैक्ट मल्टीपल हाइप्लॉइड नहीं है। तो और ये हम लोगों को किस किस में दिखता है, ये हम लोग को डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोनोमी 21, देन एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोनोमी 18, पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोनोमी 13, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में और टर्नर सिंड्रोम में दिखता है। एक नोट है छोटा सा, उसको मैं आपको बताती हूँ। जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि छोटे छोटे सेगमेंट 22 में डिलीशन के कारण होता है। अब हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। तो रिसेसिव एलिस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, तो इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है कि दो एलिस जो कि एक्सप्रेस करते हैं हेटेरोजेनियस स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पहले मैं इसको बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो रिसेसिव एलिस होता है ना, वो ओनली तभी एक्सप्रेस होता है वो जब वो होमोजाइगोस स्टेट में जाता है, विच मीन्स जो एलिस होता है ये बोथ पेरेंट्स के साथ सामने हम लोग का सेम होता है। ईच ऑफ टू एलिस इज हेटेरोजाइगस स्टेट हैज़ अ डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर आपका अगर होमोजाइगस होता है तो दो एलिस इज गिवन two alleles of given gene is identical, the organism is known as homozygote and it's said to be homozygous with respect to that gene। अगर यही चीज़ हेटेरोजाइगस होता है तो वही दो एलिस हम लोग का डिफरेंट होता है और हेटेरोजाइगस बनता है। और जीनोटाइप होता है तो ये एक जीनोटाइप का मतलब होता है एक जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का, आइदर एट द सिंगल लोकस और ओवल और जीन कलेक्टिवली। तो हम लोग का रिसेसिव एलिस क्या हुआ, ये हम लोग का तभी एक्सप्रेस करता है जब ये हम लोग को होमोजाइगस स्टेट में रहता है। तो और होमोजाइगस स्टेट क्या है, जब वो हम लोगों का जो गिवन जीन है वो हम लोग का आइडेंटिकल है, ठीक है, और हम लोग को दोनों पेरेंट्स से हम लोगों को सेम मिला है। सो आफ्टर 25 नंबर क्वेश्चन लेट्स कम टू योर 26 नंबर क्वेश्चन कि हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग और थोड़ी देर हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें एलिस के बारे में। तो एलिस में हम लोग को फिनोटाइप के बारे में बताया गया है कि थोड़ा सा कट गया है, आई विल डिसाइड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स। जो जीनोटाइप होता है वो हम लोग को किसी भी ऑर्गेनिज्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके मॉलिक्यूलर, उसके फिजिकल और अदर ट्राइट को ये हम लोग को इंक्लूड करता है, विच इंडिविजुअली और कलेक्टिवली नोन एज योर फिनोटाइप। एट हेटेरोजाइगस जीन लोकाई दिस टू एलिस इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द फिनोटाइप। अब कंप्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, को डोमिनेंस भी हो सकता है और रिसेसिव एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कॉम्प्लीट डोमिनेंस ये बोलता है जो इफेक्ट होता है वन एली का वो हम लोग का हेटेरोजेनस जेनोटाइप होता है जो कि completely marks the effect of other. The allele that marks the other side is said to be dominant to the latter, and the allele that is marked is said to be recessive to the former. The complete dominance therefore means the phenotype of the heterozygous is same as a dominant homozygote. In complete dominance, the phenotype of the heterozygous genotype is distinct and often intermediate phenotype of the homozygous genotype. Codominance, when neither allele of the heterogeneous condition dominate the other and both are fully expressed. And recessive expression is only expressed when they are in homozygous state. अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या आया था। तो 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछ रहा है कि जब हार्ट अटैक हो जाता है CKMB लेवल्स में तो सबसे ज़्यादा राइज मोस्ट सिग्निफिकेंटली CKMB जो लेवल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा राइज कौन से आवर में करते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि हम लोग के 4 से 10 घंटे में करता है। नाउ थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि CKMB आइसोएंजाइम होता क्या है। ये हम लोग का मायोकार्डियल डैमेज को डिफाइन करता है। वैसे भी ये दो टाइप का होता है, एक होता है हम लोग का CKMB2 जो कि मायोकार्डियल होता है और CKMB1 जो कि एक्स्ट्रा कार्डियल होता है। जो CKMB2 और 1 का जो रेशियो होना चाहिए वो 1.5
से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो हाईली सेंसिटिव है और हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, जो कि हम लोग का 4 से 6 घंटे के बाद दिखता है। जो लेवल है CKMB का वो हम लोग का राइज होता है 4 से 8 आवर्स में और डिक्लाइन होता है 24 घंटे के बाद, जबकि जो CKMB 48 आवर्स के बाद पूरी तरीके से हम लोग का डिसअपियर्स हो जाता है। नाउ कम टू 27th नंबर क्वेश्चन, हेमोफीलिया का म्यूटेशन कौन से जीन में हुआ है? तो हेमोफीलिया का जो म्यूटेशन हुआ है वो हम लोगों का 9th नंबर जीन के कारण हुआ है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हेमोफीलिया बी है उसको हम लोग 9 डेफिशिएंसी या फिर क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि हम लोग का मिसिंग या फिर डिफेक्टिव फैक्टर 9 के कारण हो रहा है। नाउ कम टू 28th क्वेश्चन की सिस्टेमिक फीचर ऑफ द इन्फ्लामेशन आर मीडिएटेड बाय। तो जो सिस्टेमिक फीचर होता है कोई भी टाइप का इन्फ्लामेशन का, तो वो कौन करवाता है? तो द आंसर, इसको हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज अ साइटोकाइंस। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं आपका इन्फ्लामेटरी प्रोसेस पे। द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ द प्रो एंड एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है उसके कारण हम लोगों का 2 टाइप का साइटोकाइंस निकलता है, प्रो और एंटी। जो लॉस होता है ना लोकल कंट्रोल का एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का, उसके कारण हम लोग का सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है और हम लोगों का धीरे धीरे हम लोग का साइटोकाइन 1L1 और उसके कारण हम लोगों का हाइपोथैलेमस होता है, जिसके कारण हम लोग का प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हम लोग का रिलीज होता है और उसके कारण हम लोग का बॉडी थर्मोसेट, हाई टेम्परेचर और प्रोड्यूसिंग फीवर होता है। अदर फीचर हम लोगों का इसमें ये है कि अदर मीडिएटर्स होते हैं हम लोग का हिस्टामाइन, देन हम लोग जिसके कारण हम लोग का वाइसोडाइलेशन और इंक्लूज वेस्कुलर परमिबिलिटी, इचिंग और पेन होता है। सेकेंड होते हैं हम लोगों का लाइपोक्सिन्स, रिसेंटली डिस्क्राइब होते हैं लाइपोजेनस पाथवे में। थर्ड होते हैं हम लोग का रिसोल्विन्स, जो कि हम लोग का न्यूली डिस्क्राइब होते हैं कॉक्स पाथवे में। और फोर्थ होता है मेरा ल्यूकोट्राइन, जो कि मेरा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मेरा करवाता है। ठीक है, तो फिर से मैं बताती हूँ कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हिस्टामाइन, लाइपोक्सिन्स, रिसोल्वेंस और हम लोगों का ल्यूकोट्राइन्स। नाउ कम टू योर 29th नंबर क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन ये हम लोगों को आया था, ऑल ऑफ दिस आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्सेप्ट। तो एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, कौन सा नहीं होता है? तो 29th में जो ऑप्शंस है वो है हम लोग का फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स, माइक्रोफ्लॉड सेल्स, मास्ट सेल्स एंड लैंगरहंस सेल्स। तो 29 में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर द हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ द इम्यून सेल्स। जो एंटीजन जो प्रेजेंट करता है वो हम लोग का हेटेरोजेनस ग्रुप होता है इम्यून सेल्स का, जो कि सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है और प्रेजेंट करता है एंटीजन को फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सर्टेन लिम्फोसाइट, जैसे कि टी सेल्स। सेल्स इंक्लूड डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, लैंगरहंस सेल्स एंड बी सेल्स। मास्ट सेल एडिशन टू द सिक्रेटरी फंक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, जिसके कारण फंक्शन होता है हम लोग का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में भी। फिर आते हैं हम लोग का थोड़ा सा माइक्रोफोल्ड में कि माइक्रोफोल्ड हम लोगों का क्या होता है। ये हम लोग का होता है, ये हम लोग को मिलता है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, जैसे कि पियर्स पैचेस में, इन द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, जैसे कि माल्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एंड एम सेल्स हैविंग एन यूनिक एबिलिटी टू टेक अप द एंटीजन फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिलीवर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। Structurally, the function of the M cells and the antigen transporting but not antigen presenting cells. Now come to one last question, that is the 30th question. Megaloblastic anemia occurs due to the deficiency of. So this is due to the deficiency of your vitamin B12. देर आर मोर 4 क्वेश्चंस, उसको भी मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ, देन इट विल बी एसोसिएटेड विद द इंक्रीज TIBC एंड डिक्रीज्ड फेरिडीन। ओके, और इसके अलावा हम लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चंस है रिवर्सिबल चेंज विच इज़ वन डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप रिप्लेस टू द अनदर टाइप ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड सेल is known as your metaplasia. So here I end up my 2017 paper discussion. Stay tuned and we will be come you once again with 2018 and 2019 papers.